हेलो एस्पिरेंट, माई सेल्फ मसूद साहिल, नर्सिंग ऑफिसर ESIC मुंबई। फिर हम आज मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। और मेरी चैनल नर्सिंग टॉपर जोन में आपका फिर से स्वागत है। हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में सेंट्रल लाइन के बारे में डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ये भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम फटाफट उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉर्सेट PYQ में पूछी गई है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम आज अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाउन प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है। ट्रेकियोस्टोमी मतलब एक ट्यूब डालती है। आप देखो ये इमेज में एक ट्यूब हमने डाला है पेशेंट के थ्रू द ट्रेकिया। सो जो भी एंटीरियर ट्रेकियल वॉल है वहाँ पे हम ओपनिंग करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रीथिंग अच्छे से ले पाए और हम पेशेंट का एयरवे जो है वो पेटेंट रख सकते हैं। फिर ध्यान रखना है कि ट्रेकियोस्टोमी और ट्रेकियोटोमी ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है। ओस्टोमी और ओटोमी। ओस्टोमी मतलब आप कोई चीज़ को ओपनिंग कर रहे हो और उसके ओपनिंग और उसके बाद आप इंसर्ट कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे ओस्टोमी। जैसे कि नेफ्रोस्टोमी होता है, कोलोस्टोमी। ठीक है। ओटोमी मतलब आप कोई चीज़ को कट कर रहे हो, आप कोई चीज़ को कट कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ऐसे याद रखो, लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी मतलब आप जब एब्डोमेन को इंसिजन ओपन करते हो ना, कट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं लेप्रोटोमी। तो ये ध्यान रखना है, ट्रेकियोस्टोमी और ट्रेकियोटोमी। ट्रेकिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रेकिया एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, 16 to 20 सी शेप जो रिंग आती है वो भी कैसी, कार्टिलेजिनियस रिंग है। इसके बाद है फर्स्ट रिंग। जो फर्स्ट रिंग है उसको हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। ये एक ही रिंग है जो कंप्लीट रिंग है, पूरा पोस्टीरियरली एक दूसरे को टच होता है दोनों साइड से। बाकी जो सारी रिंग्स है ना वो ऐसे ओपन ही रहती है पोस्टीरियरली। ट्रेकिया जो है वो दो स्ट्रक्चर के बीच में है, एक सबग्लोटिक लेरिंग्स और कैरिना, ये दोनों के बीच में ट्रेकिया पोर्शन है। लैंडमार्क देखते हैं। लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालना है, डॉक्टर क्या डिसाइड करेंगे, एक तो कौन सा लोकेशन अबाउ सुप्रास्टर्नल नोच, जो भी सुप्रास्टर्नल है नोच उसकी ऑलवेज अबाउ रहना है। और दूसरा लैंडमार्क है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ पे है, अब देखो इमेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज है ये। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है क्रिकोइड कार्टिलेज को। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लोकेशन परफेक्ट है। लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि अबव सुप्रास्टर्नल नॉच होना चाहिए और क्रिकोइड जो कार्टिलेज है उसके पास होना चाहिए, बिलो क्रिकोइड कार्टिलेज। इंडिकेशन देखते हैं, चलो फटाफट। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, या तो लेरेंजियल एडिमा ट्रॉमा हो गया, फेशियल इंजरी हो गया, प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर पेशेंट ET ट्यूब पे है, हमने उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला है और ग्रेटर देन 7 डेज तक है, तो ऐसे पेशेंट में हम अर्ली और लेट ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। अर्ली कब बोलते हैं, जब हम पेशेंट में विद इन 3 to 7 डेज के अंदर पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, उसको बोलेंगे अर्ली। लेट को बोलेंगे हम विद इन 10 to 14 डेज, तो इसको हम बोलेंगे लेट ट्रेकियोस्टोमी। इसके बाद अगर लेरेंजियल कार्सिनोमा पेशेंट है, OS है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर ऐसे पेशेंट है उसमें भी कई बार हम ट्रेकियोस्टोमी डालेंगे। या तो पेशेंट को कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ मतलब जैसे कि ALS हो, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें पेशेंट ब्रीथ नहीं कर सकता प्रॉपरली, इसलिए हमें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि उसके रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखते हैं। एंटीरियर नेक सेल्यूलाइटिस अगर हो, सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी, कोगुलोपैथी, पेशेंट को अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जनरली अवॉइड करते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट में बहुत डिफिकल्ट है, जैसे इन्फेंट है, क्योंकि उसका ट्रेकिया का साइज़ क्या है, थोड़ा
स्मॉल है, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। शॉर्ट नेक वाला पेशेंट हो गया, अगर पेशेंट को गोइटर जैसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में भी हम अवॉइड करेंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? हेमरेज, ये मोस्ट कॉमन है, ये याद रखना है। कौन सा कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है? हेमरेज। तो जब भी हेमरेज होता है तो क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई कर दो इमीडिएटली, उसके बाद ऑक्सीजन दे दो और इसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया। अगर न्यूमोथोरेक्स हो गया तो क्या करोगे? हाई फ्लो O2 दे देंगे पेशेंट को। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन है, ट्यूब ब्लॉकेज बहुत मोस्ट कॉमन है। ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है ना, ये बहुत क्लिनिकली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्लग हो जाता है, म्यूकस है या तो कोई भी सिक्रेशन है, ये सारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो इमीडिएटली जब भी ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है? हमें ऑलवेज सक्शन करना है, याद रखना है। क्या करना है? सक्शन करना है। एस्पिरेशन होने के भी चांसेस है। ये सबसे ज़्यादा किसके साथ है? जो हम अनकफ्ड यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, उसके साथ ज़्यादा है। लेट कॉम्प्लिकेशन में ट्रेकियल स्टेनोसिस है, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला है, ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला है। ये बहुत डेंजरस है। अगर कोई पूछे कि ट्रेकोस्टोमी का मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ट्रेको इनोमिनेट आर्टरी, यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, जो ट्रेकोस्टोमी है ना उसके पास। टाइप देखते हैं क्या क्या टाइप है। पहला है कफ्ड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है, और एक है अनकफ्ड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। यहाँ पे देखो, ये कफ्ड है, यहाँ से ये पायलट बलून है, जबकि ये अनकफ्ड है। तो कफ्ड किस में यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हम कफ इन्फ्लेट कर सकते हैं, एस्पिरेशन या तो एयर लीक जो है ना उसका चांस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम वेंटिलेटेड या अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको, जैसे आईसीयू वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पायलट बलून है, हम 10 ml की सीरिंज लेते हैं, 10 ml की सीरिंज से एयर पुश करके हम जो कफ है उसको हम इन्फ्लेट करेंगे, और जो कप प्रेशर है वो ऑलवेज 15 to 25 mmHg, 25 mmHg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही रेंज में होना चाहिए। ठीक है। अब जो कफ जब हम इन्फ्लेट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कफ इन्फ्लेट हुआ है? तो अगर पेशेंट बोल सकता है, अगर पेशेंट कैन एबल टू स्पीक, इसका मतलब कि जो भी कफ है वो अभी प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हुआ है, याद रखना है। अगर जब आप कफ जो है उसको अगर आप प्रॉपरली इन्फ्लेट कर दोगे तो पेशेंट बोल नहीं पाएगा, पर अगर पेशेंट बोल पा रहा है इसका मतलब कि अभी पूरा कफ जो है वो इन्फ्लेट नहीं हुआ है। ऐसे अनकफ्ड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब है, इसमें कफ नहीं होता है, एयर पासेज अलाउ करता है ये, जिसकी वजह से इसमें स्पीच भी पॉसिबल है। ये जनरली कॉन्शियस और स्टेबल जो पेशेंट होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। दूसरा एक है फेनिस्ट्रेटेड और नॉन फेनिस्ट्रेटेड। सिंपल है ये तो, फेनिस्ट्रेटेड मतलब जिसके अंदर होल है, नॉन फेनिस्ट्रेटेड मतलब जिसके अंदर होल नहीं है। जिसके अंदर होल है ना, तो ये जो होल है ट्यूब में, इसके थ्रू एयर पास होता है वोकल कॉर्ड में, इसलिए यहाँ पे स्पीच पॉसिबल है। इसको आप वीनिंग और स्पीकिंग के टाइम पे भी फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब जो है उसको यूज़ कर सकते हो। नॉन फेनिस्ट्रेटेड में कोई ओपनिंग नहीं है, डायरेक्टली ट्रेकिया में जा रहा है। इसको आप अर्ली या तो कोई पोस्ट ऑप या क्रिटिकल पेशेंट है इसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन मटेरियल। मटेरियल दो टाइप के होता है, एक होता है मेटल ट्यूब, एक होता है प्लास्टिक। मेटल ट्यूब जो होता है वो सिल्वर से बना होता है, जबकि प्लास्टिक पीवीसी या तो सिलिकॉन से बना होता है। अब आप देख सकते हो मेटल ट्यूब में, देखो मेटल ट्यूब में कफ है, यहाँ पे कफ ही नहीं है। तो अगर कफ नहीं है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जो मेटल ट्यूब है वो रीयूजेबल है, हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, बट इमरजेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेस फ्लेक्सिबल है। जबकि जो भी प्लास्टिक वाला है और जो प्लास्टिक वाला है तो ये फ्लेक्सिबल है, डिस्पोजेबल भी है,
और ये कफ्ड और फेनेस्ट्रेटेड फॉर्म में भी आता है। मोस्ट कॉमनली यूज टुडे, आज जो मोस्टली यूज होता है वो कौन सा होता है? प्लास्टिक होता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल कैन्यूला, एक होता है डबल कैन्यूला। सिंगल मतलब जिसके अंदर एक ही ट्यूब होगी, इसको क्लीन करना थोड़ा हार्ड है। जबकि डबल कैन्यूला ये मोस्ट कॉमनली, अभी मतलब जितने भी पेशेंट आप देखोगे ना क्लिनिकल में, इन सारे क्लिनिकल पेशेंट जो है उसमें आपको डबल कैन्यूला ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें दो आएंगे। एक आता है आउटर कैन्यूला जो फिक्स है, इसको स्विचर से फिक्स किया होता है। जबकि इनर कैन्यूला हम उसको रिमूव कर सकते हैं, क्यों? क्लीनिंग के लिए रिमूव करती है जनरली। ये ऐसे पेशेंट में बेस्ट है जिसमें बार बार सिक्रेशन आता हो। तो ऐसे पेशेंट में हम जब भी सिक्रेशन आ जाएगा हम इनर कैन्यूला रिमूव कर देंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, वापस उसको इनर कैन्यूला को आउटर कैन्यूला के अंदर डाल के पेशेंट को कंटिन्यू करेंगे जो भी ऑक्सीजन है वो। साइड देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉर्सेट PYQ में है, इमेज भेज आया हुआ है। कहाँ पे डालते हैं? सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग, सेकंड और थर्ड आप देख सकते हो, जैसे कि ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, सेकंड है, थर्ड है। जो सेकंड और थर्ड जो है ना उसके बीच में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं हम। अगर आपने ज़्यादा हाई डाल दिया, बहुत ऊपर साइड डाल दिया, तो इसके रिलेटेड लैरिंजियल नर्व इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने बहुत लो डाल दिया तो इसकी वजह से आपको मेजर वेसल जो डैमेज है वो होने के चांसेस ज़्यादा है। कैथेटर साइज़, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉर्सेट में आते रहते हैं कि जो कैथेटर साइज़ है, ये जो फॉर्मूला है वो फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि कैथेटर साइज हम कितना साइज लेंगे अकॉर्डिंग टू TT ट्यूब। तो कैथेटर साइज जो है, तो TT ट्यूब जो है उसके मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 mm का TT ट्यूब है, तो 6 मल्टीप्लाई 3 करोगे आप तो 18 आएगा, और 18 डिवाइडेड बाई आप 2 करोगे तो 9 आएगा। तो 9 नंबर का अवेलेबल नहीं होता, तब उसके नियर बाई 10, जो 10 mm वाला है वो आप 10 फ्रेंच गोज जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी वन लाइनर क्वेश्चन और सेट में आ सकता है कि कैथेटर का जो डायमीटर है शुड नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे? 50% ऑफ ट्रेकोस्टोमी ट्यूब इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर ऑलवेज mm में होता है, तो जो कैथेटर का डायमीटर है वो जो इंटरनल डायमीटर होता है ट्रेकोस्टोमी ट्यूब का, उससे 50% से ज़्यादा नहीं हो जाना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। फिर कर्व प्रेशर ऑलवेज 15 to 25 mmHg या तो 20 to 30 सेंटीमीटर H2, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलो फटाफट देखेंगे ट्रेकोस्टोमी केयर कैसे करना है। तो क्या प्रिपरेशन करेंगे? हैंड हाइजीन तो करना ही है, सेमी फाउलर पोजीशन दे दो, प्री ऑक्सीजनेट करो। अब नॉर्सेट में देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर मिनिमम पूछना है, मिनिमम कितना प्री ऑक्सीजनेट करेंगे तो 30 सेकंड। अगर मैक्सिमम बोलता है मैक्सिमम तो 2 मिनट, और पेशेंट को बोलना है 5 to 6 डीप ब्रीथ पेशेंट को अच्छे से लेना है। 4x4 जो गोस पैकेज आता है, जो रेडीमेड आता है उसको यूज़ करना है, क्योंकि जब हम अगर कट करेंगे ना, कट कर के लगाएंगे तो वो जो फाइबर है, तो कई बार फाइबर जो है ना वो एयरवे के अंदर इनसाइड होता है, तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम करता है। इसके बाद स्टरिलिटी मेंटेन करना है। ऑलवेज 2 मेंबर जो है, 2 नर्सिंग ऑफिसर है, उसको साथ में रहना है और साथ में रह के ट्रेकोस्टोमी केयर करना है। उसके बाद असेसमेंट देखेंगे, क्या असेस करेंगे? रेस्पिरेटरी स्टेटस, स्पेशली O2, स्पेशली SpO2 लेवल चेक करते रहना है पेशेंट को, और स्टोमा साइट को ऑब्जर्व करते रहना है। सक्शनिंग में देखेंगे क्या क्या है, तो ऑलवेज देखो कि नीड है कि नहीं सक्शनिंग की। इन्फेक्शन कंट्रोल ये तो हमें करना ही करना है। नेबुलाइजेशन देना है, कई बार हम 3% NaCl का नेबुलाइजेशन भी देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस होता है, थिक म्यूकस होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसके बाहर निकालने में थोड़ा आसानी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेशर कितना रखना है एडल्ट में? 100 to 150 mmHg, चाइल्ड में 80 to 120 mmHg, और इन्फेंट में 60 to 100 mmHg। ये नॉर्सेट PYQ है, ये याद रखना है इसको अच्छे से। इसके बाद अगर आप सक्शन प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। हेलो, हाँ
नहीं, एम्बुलेंस का मैंने लिख के रखा है। ठीक है, मैं आता हूँ, रुको। उसके बाद हम जो भी सेक्शन है, मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करने, रेस्पिरेटरी रेट है, SpO2 है, ऑलवेज चेक करते रहना है। प्री लुब्रिकेट करना है, ऑलवेज याद रखना है। प्री लुब्रिकेट कितने 0.9% NS से ऑलवेज क्या करना है, प्री लुब्रिकेट करना है।
उसके बाद ऑलवेज इंटरमिटेंट प्रेशर अप्लाई करना है। क्या करना है? इंटरमिटेंट प्रेशर अप्लाई करना है। ऑलवेज सर्कुलर मोशन में करना है और ड्यूरिंग विड्रोवल, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नॉर्सेट PYQ में आ चुकी है कि जैसे हम सक्शन करते हैं तो जब इंसर्शन कर रहे हो उसी टाइम प्रेशर नहीं देना है। जब विड्रोवल करते हो सक्शन कैथेटर को उसी टाइम पे हमें सर्कुलर मोशन में क्या करना है? पेशेंट को इंटरमिटेंटली सक्शनिंग करना है। कब तक, कहाँ तक कैसे कैथेटर इंसर्ट करना है? जब तक आपको रेजिस्टेंट फील ना हो वहाँ तक आप कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हो। और जो भी सक्शन की ट्यूब है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे हम 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। अगर सॉइल हो गया या तो म्यूकस प्लग हो गया उसके अंदर तो बेटर है कि आप न्यू कैथेटर ले लो अच्छे से। स्टोमा केयर देखते हो, ऑलवेज सक्शन करो। जब भी स्टोमा केयर करो उससे पहले सक्शन करना ज़रूरी है। स्टेराइल टेक्निक यूज़ करो, ऑलवेज NS से क्लीन करो। ये याद रखना है। सेंटर टू पेरिफेरी क्या करना है? सेंटर टू पेरिफेरी ऑलवेज क्लीन करना है। जो भी स्टोमा है आउटवर्ड डायरेक्शन में आप उसको क्लीन करो। 5 to 10 सेंटीमीटर जो भी डायरेक्शन है, सारी साइड की जो डायरेक्शन है स्टोमा के जो आसपास है सारी चीज़ें 5 to 10 सेंटीमीटर तक ये सारी क्या करना है? अच्छे से क्लीन करो NS से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज जो न्यू टाई है, ऑलवेज न्यू टाई को सिक्योर करो बिफोर रिमूविंग ओल्ड वन। ऐसे नहीं कि ओल्ड जो है उसको रिमूव कर दिया फिर उसके बाद आप न्यू करोगे, नहीं। ऑलवेज न्यू टाई है ऑलवेज सिक्योर कर दो, उसके बाद जो ओल्ड वन है उसको रिमूव करो। और ऑलवेज मेक श्योर कि 2 फिंगर स्पेस होनी चाहिए। जो टाई और जो नेक है उसके दोनों के बीच में ऑलवेज 2 फिंगर जितना गैप होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो पेशेंट को हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन भी हो सकता है। इनर कैन्यूला देखते हैं, इनर कैन्यूला को जेंटली रिमूव करना है। ऑलवेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड या NS इसके 1/1% जो सॉल्यूशन है उसको उसमें क्लीन करना है अच्छे से। एटलीस्ट एवरी 8 आवर्ली उसको क्लीन करो। ये जो नोट हम बांधेंगे इसको ऑलवेज साइड ऑफ नेक रखना है। सॉरी, ये साइड ऑफ नेक आएगा यहाँ पे। तो जो नोट है हम ऑलवेज कहाँ पे रखेंगे? जो नेक है उसके साइड में रखेंगे। और जो टेप जो हम जो यूज़ करते हैं हम टेप, जो नोट बांधने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं वो एडल्ट में 45 to 60 सेंटीमीटर तक का हम जनरली लेंथ लेते हैं उसको बांधने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना इसको बार बार कि नॉर्सेट में ज़्यादातर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि अगर ये हो गया तेज नर्स आप क्या करोगे, ये हो गया तेज नर्स क्या करोगे। तो हम ट्रेकेस्टोमी में देखेंगे कि अगर ब्लीडिंग हो गया तो क्या करोगे। तो अकॉर्डिंग टू ABC हमारा एयरवे तो पैटर्न सी, हमें एयरवे जो है ये तो सिक्योर पैटर्न ही चाहिए एयरवे। बट अगर ऑप्शन में एयरवे नहीं है तो उसके बाद आप चूज़ करोगे गॉस प्रेशर ड्रेसिंग। आपके पास जो भी गॉस जो ड्रेसिंग है उसको प्रेशर से एकदम उसको फिट कर दो जो भी ब्लीडिंग साइट है। उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन दे दो और उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म कर दो। दूसरा सिनारियो पूछ सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो गया, कि कोई पेशेंट है वो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब पे है और पेशेंट का सडनली ट्यूब ब्लॉक हो गया। तो अगर ट्यूब ब्लॉक हो गया तो इमीडिएटली क्या करोगे? इनर कैन्यूला को रिमूव कर दोगे। इनर कैन्यूला को रिमूव करने के बाद क्या करोगे? सक्शन करोगे और वापस रिप्लेस कर दोगे उसको। अगर सोचो कि ट्यूब डिस्क्लोज हो गया, निकल गया, तो निकल गया तो क्या करोगे फिर? नया स्टेराइल ट्यूब ले लो और उसको इमीडिएटली क्या करना है? इंसर्ट कर देना है। ये ध्यान रखना है, ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा नॉर्सेट में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो नो ब्रीथिंग, कोई ब्रीथिंग ही नहीं कर रहा है, तो कई बार पेशेंट होता है ट्रेकेस्टोमी पे, कई बार पेशेंट का SpO2 डाउन जाता है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथ नहीं ले पाता है, तो ऑलवेज क्या करना है? सक्शन करो। सक्शन कर लोगे, अगर म्यूकस सारा क्लियर हो जाएगा तो पेशेंट इजीली वेंटिलेट कर पाएगा, तो पेशेंट का SpO2 भी नॉर्मल रहेगा। अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या करोगे? ड्रेसिंग कर दोगे। याद रखना है कि कोई भी पेशेंट है
अगर जब भी पेशेंट है ट्रेकेस्टोमी वाला और अगर वो पेशेंट डिस्ट्रेस में है तो ऑलवेज उसका ट्यूब का जो पेटेंसी है वो पहले चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चेक द ट्यूब पेटेंसी। ऐसे नहीं कि फटाफट भागे और डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर कहाँ है, ऐसे नहीं। अगर पेशेंट है तुम्हारे पास ट्रेकेस्टोमी है उसको और पेशेंट डिस्ट्रेस में है तो ऑलवेज एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी आपको चेक करना है कि जो ट्यूब है उसका पेटेंसी ठीक है कि नहीं, कोई सिक्रेशन तो उसमें नहीं हो गया, म्यूकस उसमें प्लग हो गया कि नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छे से देखना है। अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सक्शन करना है ऑलवेज। अगर नो ब्रीथिंग, अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो क्या करना है, ऑलवेज हम सक्शन कर लेंगे पहले। बट अगर सक्शन के बाद भी पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ऑलवेज इन्फॉर्म कर देंगे और बैग एंड वाल मास्क जो है अम्बू बैग से पेशेंट को ब्रीथिंग स्टार्ट कर देंगे। याद रखना है, ये नॉर्सेट में पूछा गया है, ये भी नॉर्सेट PYQ ही है कि बेड साइड कितनी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब रखेंगे। तो ऑलवेज 2 ट्रेकेस्टोमी ट्यूब हमें ऑलवेज बेड साइड रखना है, ठीक है। बेड साइड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और सीजर भी रखना है बेड साइड। तो जो 2 ट्रेकेस्टोमी ट्यूब रखेंगे तो एक जो है वो आप सेम साइज लेना है आपको और दूसरा जो है उसको स्मॉलर साइज में लेना है। जैसे कि पेशेंट को हमने 8 mm वाला डाला है तो बेड साइड एक तो 8 mm वाला रखेंगे और एक उससे थोड़ा स्मॉल साइज मतलब 6 mm या तो 7 mm वाला रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो नर्सिंग सेफ्टी जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है नॉर्सेट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ऐसे सिनारियो जो है ना ऐसे सोच के पढ़ना है अच्छे से कि अगर ये हो गया तो एज अ नर्स क्या करोगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने आज दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ऐसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना वो डेली हम ऐसे पढ़ते रहेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि यही टॉपिक है प्रैक्टिकली जो बार बार नॉर्सेट में आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए।